नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मैं हूं आशीष सिन्हा। गाजा में सीज फायर के बीच हमास की बेरहमी और धोखे का खेल उजागर हुआ है। इजराइल को लौटाए गए 4 शवों में से एक बंधक का नहीं निकला, यानी हमास ने फिर शवों के अदला बदली में फेरबदल किया। यह पहली बार नहीं है जब हमास ने गलत शव इजराइल को लौटाया हो। इजरायली जांच में सच्चाई सामने आते ही सेना ने, यानी इजरायली सेना ने हमास को सख्त चेतावनी दी है कि सभी बंधकों के जो शव हैं वो तत्काल लौटाए जाएं। इस दौरान गाजा में खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां हमास के बंदूकधारियों ने 8 लोगों को सड़क पर घुटनों के बल बिठाकर गोलियां मार दी। आरोप लगाया गया कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वायरल वीडियो में नजर आता है कि आंखों पर पट्टी बंधे लोगों को गोलियों से भून दिया गया और आसपास जो लोग मौजूद थे वो अल्लाहू अकबर के नारे लगाते रहे। यह सिर्फ बंधक संकट नहीं, बल्कि गाजा में इंसानियत के कानून की हत्या है। इजरायली सेना के पीछे हटते ही हमास ने पुराने दुश्मनों और स्थानीय गिरोहों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये गिरोह राहत सामग्री लूटकर बेच रहे थे, जिससे गाजा में भुखमरी बढ़ी। अब हमास की पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुरक्षा है या आतंक के नाम पर फिर से खून खराबे की एक शुरुआत। सीज फायर के बीच हिंसा गाजा की नाजुक स्थिति और बंधक संकट को और ज्यादा गहरा तक करती जा रही है। इस पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन हमास का दोहरा खेल क्या है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बतलाते हैं और समझाते हैं। यह समझिए, हमास ने एक बार फिर से अपने चरित्र के मुताबिक एक दोहरा खेल खेला है। एक सुनियोजित साजिश के तहत हमास ने इजराइल को गलत शव लौटाया, जिससे इजराइल और हमास के बीच में फिर से तनाव बढ़ गया। हमास से इजराइल को कुल 4 बंधकों के जो शव थे वो मिले थे। अब इन शवों की जब जांच की गई, इन शवों के जब डीएनए लिए गए, तो उसमें पाया गया कि 3 शव तो ठीक थे, यानी वो इजराइल के बंधकों के थे, लेकिन एक जो शव था वो इजराइल के बंधक का नहीं था, वो एक फिलिस्तीन के आदमी का था। यानी मेडिकल जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। आप समझिए कि अगर मेडिकल जांच नहीं हुई होती तो यह खुलासा ही नहीं हो पाता, और इजराइल का जो बंधक हमास के कैद में रहने के दौरान जिसकी मौत हो गई है, उसका शरीर कभी भी इजराइल में नहीं आ पाता। इजराइल ने इसी बीच हमास को कड़ी चेतावनी दे दी है। इजराइल ने 2 टूक हमास को चेतावनी दी है और कहा है कि असली बंधकों के शव को तुरंत लौटाया जाए। हेरा फेरी का यह खेल हमास जो है वो बंद करे, पूरी तरीके से बंद करे। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। हमास का यह पुराना दांव है, यह कोई पहली बार नहीं है कि हमास ने गलत शव लौटा दिया हो। अगर पहली बार किसी से गलती होती है तो एक बार को माना जा सकता है कि हां उससे चूक हो गई है, लेकिन यह हमास के डीएनए में है। अब समझिए, शिरी और बिवास और 2 बेटे के शव लौटाने का इसी साल 2025 में हमास ने दावा किया था। अब जब जांच में एक शव फिलिस्तीनी महिला का निकला, इसके बाद इजराइल की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई और असली पहचान कर शव बाद में हमास के द्वारा लौटाए गए। यानी ऐसा नहीं था कि उसके पास शव नहीं था, शव था, लेकिन उसने जानबूझकर दूसरे व्यक्ति का शव लौटाया। अब समझिए अगला ग्राफिक्स। शवों की खोज मुश्किल है, आईसीआरसी का कहना है, यानी इंटरनेशनल कमिटी द रेड क्रॉस, जिसे हम आईसीआरसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। अब दावा क्यों किया है, उसके पीछे की वजह समझिए। गाजा में भारी तबाही हुई है और शवों की खोज बेहद मुश्किल है। एक रिपोर्ट यह बताती है कि गाजा में 54 मिलिट्री टन से ज्यादा मलबा जमा हुआ है और जिसे हटाने में 10 से 15 सालों का वक्त लगेगा। हालांकि आईसीआरसी के मुताबिक यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक चलेगी, लेकिन उस पूरे मलबे को साफ करने में 10 से 15 सालों का समय लग जाएगा। मृतकों की सम्मानजनक अंतिम विदाई हो, आईसीआरसी भी ये बोल रहा है, यही बात इजराइल भी बोल रहा है, यही बात दूसरे मुल्क भी बोल रहे हैं कि मृतकों की सम्मानजनक विदाई हो, लेकिन हमास सम्मानजनक विदाई नहीं चाहता। बॉडी बैग, रेफ्रिजरेटर, वाहन, अतिरिक्त टीमें जो हैं वो आईआरसीसी की तरफ से तैयार कर दी गई हैं, ताकि अगर कोई बॉडी मिलती है
तो बाकायदा उसकी अच्छी तरीके से पैकिंग हो, उसे वैन में रखा जाए और उसे फिर ले जाकर इजराइल को दिया जाए। शवों की गरिमापूर्ण वापसी पर आईसीआरसी ने जोर दिया है, यानी जो भी शव बरामद किए जाते हैं इजराइल के लोगों को, उनका गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार होना चाहिए। अब अगला ग्राफिक समझिए। हमास ने इसी बीच अपना एक खूनी खेल शुरू कर दिया है। आपको ध्यान में होगा कि जो 20 सूत्री एजेंडा था उसमें एक क्लॉज यह भी था कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, लेकिन पहले चरण में इस बात पर सहमति नहीं बनी थी और इसी बीच हमास ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया है। गाजा में हमास की खौफ फैलाने वाली एक कार्रवाई जो है वो फिर से शुरू हुई है, यानी जैसे ही इजराइल की सेना पीछे हटनी शुरू हुई, गाजा में एक बार फिर से हमास ने अपना खौफनाक चेहरा दिखाया है। 8 लोगों को सरेआम सड़क पर गोली मारी गई है। 8 लोग। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। अब मैं आपको दूसरे उस वॉल पर लेके जाऊंगा, वो 8 लोग कौन थे वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझिए। इजरायली जासूस बताकर इनको गोलियां जो है वो मारी गई हैं। इनको बताया गया कि इजराइल के लिए जासूसी करते थे और सरेआम इनको गोलियां मार दी गई हैं। आज की तारीख में गाजा में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई शासन नहीं है। हमास के हाथ में बंदूक है, जब मर्जी आए, जिसको मर्जी आए वो गोली मार सकता है। आंखों पर पट्टी बांधे लोगों को घुटने पर पहले बैठाया जाता है। लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और फिर उनको घुटनों पर बैठाया जाता है और उसके बाद उन्हें गोलियां मारी जाती हैं। हमास के लड़ाकों ने एक साथ कई सारी जो गोलियां हैं वो चलाई हैं, यानी 1-2 राउंड नहीं, कई सारे राउंड गोलियां जो हैं वो चलाई है। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। अब इसी पे पहले एक बार आपको तस्वीरें भी लेकर आते हैं। अब ये तस्वीरें जो हैं ये आप मेरे इस वाले वॉल पर देख रहे होंगे। इन तस्वीरों को समझ लीजिए, उसके बाद अपने खास मेहमानों से भी आपको तारुफ कराऊंगा। ये देखिए हमास के जो लड़ाके हैं जिनके हाथों में, चूंकि इसको ब्लर इसलिए किया गया है, आप समझिए कि इसको ब्लर क्यों किया गया है, क्योंकि ये तस्वीरें इतनी ज्यादा खौफनाक हैं कि बिना ब्लर किए इनको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा ही नहीं सकते। ये देखिए एक साथ ये 8 बंधक हैं, इन सबों के चेहरे को ढका गया है और पीछे हाथों में गन लिए ये हमास के हत्यारे एक साथ ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और उसके बाद इन सभी लोगों को मौत की नींद सुला दिया जाता है। आरोप क्या लगता है? आरोप यह लगता है कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी करते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी गजा में जब इजराइल की सेना जो है वो पीछे हटनी शुरू हो गई है, तो आखिर इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? क्या ये एक फिर से साजिश जो है वो हमास ने रचनी शुरू कर दी है या अपने खौफ की दस्तक जो है वो फैलानी शुरू कर दी है? हमारे साथ 3 खास मेहमान आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, सर जय हिंद। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, सर जय हिंद। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, कहीं ना कहीं से वो वीडियो आपके पास भी आया होगा, जो वायरल वीडियो है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि हमास ने 8 लोगों को एक साथ बैठाकर पीछे गोलियां मार दी। आज की तारीख में गजा में ना कोई शासन है, ना कानून व्यवस्था है, शासन के नाम पर हमास है और पीछे हटती इजराइल की सेनाएं हैं। जय हिंद आशीष। देखिए क्या हो रहा है कि हमास एक आउट एंड आउट आतंकवादी संगठन है। एक सबसे बड़ी शर्त जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शांति प्रयास करने का जो जो गाजा का था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि टोटल डिसआर्मामेंट जो होगा हमास का होगा और उसके अलावा हमास के तमाम जितने भी आतंकवादी हैं वो आत्मसमर्पण करेंगे। देखिए मैं इस बात को समझता हूं और इस बात को मानता हूं कि ये शर्त किसी भी प्रकार से हमास को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। हमास का सही असली चेहरा वही है जो हमने देखा। आतंकवादी वो जो भी उनको लगता है कि हमारे खिलाफ जा सकता है या हमारे खिलाफ जा रहा है, लगता है जा रहा है या नहीं, वह नहीं कह रहा हूं मैं, उनको सिर्फ शक की बिना पर उन्होंने 8 लोगों की बेरहमी से सरे बाजार हत्या कर दी है। ये किसी भी प्रकार का कोई भी सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। इनको समाप्त करना ही एकमात्र तरीका है। और आप देखेंगे
कि आने वाला समय इस बात को दिखाएगा कि हमास के ऊपर दोबारा बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो सीज फायर है, कई दिन से मैं आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत शॉर्ट अनस्टेबल सीज फायर मेरे हिसाब से रहेगा। लेकिन जितना भी शॉर्ट रहे, जितना भी अनस्टेबल रहे, ये सीज फायर हमास को दोबारा रीग्रुप करने का थोड़ा समय दे देगा। हमास इसमें शांति में मेरे को लगता है कहीं से भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है, और वो इस सीज फायर के समय का उपयोग अपने आप को रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज करके और दोबारा गाजा में अपनी अपने अपना थोड़ा वजूद बताने की कोशिश करके करेगा। तो आप जिस प्रकार से हम यहाँ पर परिस्थिति देख रहे हैं, ये कुछ ही समय में हम लोग, मुझे अब मैं चाहता हूं वहां शांति बनी रहे, ये मेरे सब चाहते हैं वहां पर शांति बनी रहे, लेकिन मुझे इस बात का पूरा संदेह है, अगर आप ऐसे आतंकवादी संगठन से डील कर रहे हैं तो आपको शांति की उम्मीद करना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सही नहीं। और इसके अलावा एक दो चीजें हमको इतिहास में जाने की जी। आवश्यकता पड़ेगी कि किस 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 प्रकार से, देखिए, जब जब हमास ने शुरू में पहले इस तरह की हरकत करी हुई है, पहले भी वो एक गलत शब्द को इनको दे चुके हैं, अपने अपने प्रियम्बल में कवर किया था। तो हमास जो है वो कभी सुधरने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आशीष, और मुझे लगता है कि ये सीज फायर बहुत ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। लेकिन हम मैं मानता हूं कि अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को वहां पर जाकर के इस बात का यकीन करने की आवश्यकता है, चाहे वह बल प्रयोग से ही क्यों ना करना पड़े, इस बात का यकीन करने की आवश्यकता है कि हमास दोबारा अपने आप को गाजा में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर उनको पूरा मौका मिला और वो अगर अपने आप को दोबारा रीग्रुप कर पाए, तो ये एक बहुत लंबा युद्ध और आगे बढ़ने की संभावना हो जाएगी आशीष। जी। कर्नल शिवदान सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, अभी जिस तरह से अनुज माथुर साहब कह रहे थे कि ये हमास के रीग्रुपिंग का क्या ये मौका है, यानी हमास जो कमजोर पड़ चुका था, ये शांति समझौते के जरिए हमास अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। वो तस्वीरें ये बताने और समझाने के लिए भी काफी हैं कि हमास का जो असली चेहरा है वो खुलकर सामने आ चुका है, और ये शांति समझौता महज एक दिखावा है, आईवॉश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा है कि ये समझौता स्थायी नहीं होगा, क्योंकि हमास चाहता था कि फिलिस्तीन का एक यहाँ राज्य बने गाजा में और वेस्ट बैंक में, और उसके अलावा उसके बाद इजराइल चाहता, और हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को रिकॉग्नाइज करें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये टेम्परेरी सीज फायर हुआ है और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और हमास जो है, इस जो सीज फायर का टाइम मिला है इनको, इसको अपनी जो चारों तरफ से शक्तियां में जो उसको जो हुई होगी उसको रिकूप करेगा और दोबारा से उतना ही शक्तिशाली संगठन बनकर खड़ा हो जाएगा इजराइल के लिए। तो ये लड़ाई और लंबी खिंचेगी, और जो इनके सपोर्टर हैं हमास और हिजबुल्लाह के, वो इनको इस वक्त इस मौके का फायदा उठा करके इसको हर तरह से सपोर्ट पहुंचाएंगे और इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। क्योंकि अभी तक इन किसी भी संगठन ने इजराइल का एग्जिस्टेंस स्वीकार ही नहीं किया है, उसकी स्थायित्व भी स्वीकार ही नहीं किया कि इजराइल भी कोई देश है, यहूदी का कोई वो है। तो इसलिए, और इजराइल ने भी फिलिस्तीन का एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसलिए मैं नहीं देखता कि इसमें कोई ऐसी कोई बड़ा कदम है जिसमें कि शांति स्थापित हो गई है मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट अभी भी उतना ही ट्रबल्ड है जितना पहले था। और अभी कर्नल शिवदान सर, आपका फ्रेम थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि एक बार आपसे बात कर ले। मैं तब तक यूके देवनाथ जी आपके पास आ जाता हूं। यूके देवनाथ जी, जिस गजा के लिए, जिस फिलिस्तीनियों के लिए हमास ने हथियार उठाया था, क्या माना जाए कि अब उन्हीं फिलिस्तीनियों के लिए, उन्हीं गजा के लिए हमास जो है वो एक खतरा बन चुका है पूरी तरीके से? आशीष जी, जो भी मैं कहूंगा, मैं हमास के सपोर्ट में नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि मैं खुद इंटेलिजेंस से लिंक्ड था, ये समझना पड़ेगा कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि गजा में पिछले 2 साल की लड़ाई में जिस बिल्डिंग में हमास का कोई कमांडर छुपा होता था या उनकी मीटिंग होती थी, ठीक जब हमास के 4 या 6 कमांडर मिलकर किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में मीटिंग कर रहे हैं,
उसी वक्त इजराइल का बॉम्ब आके उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता था। मोसाद को कैसे पता लगता था कि फलाना फलाना हमास का कमांडर उस बिल्डिंग में छुपा हुआ है? वो उस बिल्डिंग में 8 बजे घुसा, 10 बजे उसमें से निकला, एक गाड़ी में बैठ के वो 10 बजे जा रहा है उस बिल्डिंग से निकलकर अगली मीटिंग के लिए, और ठीक रास्ते में ही उसकी हमास के कमांडर के गाड़ी में आकर एक इजराइल का रॉकेट घुस गया। ये कैसे पता लगता था शिन बेत को या मोसाद को? हमें यह सोचना पड़ेगा। मैं हमास का समर्थन नहीं कर रहा हूं। होता है कि गजा के अंदर काफी सारे गुट थे जो हमास के विरोध में थे। जाहिर बात है, कहीं पे भी होता है। इसमें डॉगमुश नाम का एक ग्रुप था, क्लान, और इसमें अल शबाब बोल के एक ग्रुप है। ये लोग हमेशा शुरुआती दिनों से, ये लोग यासर अराफत, पीएलओ, उसके बाद अल फतह के समय से ही ये लोग हमास के खिलाफ थे। ये लोग भी विद्रोही हैं, ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये विद्रोह में पहले इनका लक्ष्य ये था कि पहले हमास को नुकसान पहुंचाना है, उसके बाद इजराइल को देख लेंगे। इजराइल की शिन बेत ने उसी का फायदा उठाया और इन लोगों को ट्रेन की कि हमास के कमांडर कहां छुपे हुए हैं, हमास का सुरंग कहां पर है, हमास का कौन लीडर कार में बैठ के किस वक्त खान यूनिस से रफा जा रहा है। मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इंफॉर्मेशन ये देते थे शिनबेत को और हमास मोसाद को। और मोसाद और शिनबेत वो इंफॉर्मेशन इजराइल की एयरफोर्स को अगले 5-6 मिनट में दे देंगे, और आप देखेंगे एक बॉम्ब या एक रॉकेट ठीक उसी कार पर चला गया। तो मैं फिर से बताता हूं, मैं हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमास क्यों डॉगमुश के कार्यकर्ताओं पर, लड़ाकों पर गुस्सा है, अब उनको शूट कर रहा है। क्यों अल शबाब के जो कार्यकर्ता या लड़ाके हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर अब हमास मार रहा है। देखिए, किसी भी विद्रोही, जब भी एक रेवोल्यूशन होता है, हम सोचते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो एक साथ सारे उपद्रवी ग्रुप करते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी देश में रिवॉल्यूशन होता है सरकार के खिलाफ या ऑर्गेनाइज्ड पावर के खिलाफ, रिवॉल्यूशन में काफी सारे गुट होते हैं और कई बार ये गुट आपस में भी भिड़ जाते हैं। हम क्लासिक एग्जांपल भारत में लिख सकते हैं, जहां जब नक्सल मूवमेंट हुआ था तो शुरू में नक्सल मूवमेंट सीपीआई-एम चला रही थी, लेकिन बाद में उसमें से ज्यादा जो उग्रवादी थे वो टूट के सीपीआई-एमएल बन गए। और कैसे हमने, भारत सरकार ने काबू पाया, बाद में हमने सीपीआई-एमएल का इस्तेमाल करके सीपीआई-एम के नक्सलाइट्स को न्यूट्रलाइज किया। ये सारे देशों में होता है। अब क्या इन 8 लोगों को जिनको ढूंढ के हमास ने मार डाला, वह इतनी आसानी से कर सकते हैं? नहीं। देखिए, होता यह है कि लगातार हम में से जो फाइनर टैक्टिकल मूव देख रहे थे, लगातार पिछले 2 साल से अल-शबाब के लड़ाके हमास पर हमले कर रहे थे। लड़ाई हो रही थी, ऐसी ऐसी गलियां थी जिसमें हमास घुस नहीं पा रही थी, क्योंकि उस गली में अल-शबाब का दबदबा था। और अल-शबाब हमेशा क्यों हमास से लड़ती थी? क्योंकि अल-शबाब को लगता था कि इजराइल की मदद से वो हमास को हराएंगे, और इजराइल की मदद से जब हमास हार जाएगा तो अल-शबाब पावर में आ जाएगा गजा में। तो ये इनकी इंटरनल जो स्कर्मिश है उसका नतीजा है। अब जब वहां से आईडीएफ हट गई है, हमास को सांस लेने का मौका मिल गया है, तो ये अब अपनी एक इंटरनल क्लीनिंग कर रहे हैं। मैं उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बार बार मैं सिर्फ इनका इंटरनल जो डायनामिक्स है, एज एन एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर मैं उसको डायसेक्ट कर रहा हूं। किसी भी देश में होता है। जब हम मालदीव्स में घुसे थे, मैं आपको बताता हूं, जब हमारी आर्मी मालदीव्स में गई थी तो मालदीव्स के ही लोकल लोग हमारी इंटेलिजेंस को बता रहे थे कि मालदीव्स में जो विरोधी पक्ष है उनके लीडरान कहां पे छुपे हैं।
ये बताने में थोड़ा अजीब लगता है। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, शेख हसीना के आने के बाद हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बांग्लादेश में काम कर रही हैं, उनको 5 अलग अलग जगह से इनपुट मिलती है। कोई आके हमें ये बताता है कि चलो, मैं सेंसिटिव मुद्दा अब फिलहाल नहीं बोलूंगा। नहीं, इस पे मुझे लगता है कि इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं संजीव श्रीवास्तव जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। संजीव सर, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इजराइल की जो फोर्सेस हैं, जो पीछे हटी हैं, उससे हमास को एक बल मिला है? देखिए, अभी भी स्थिति वहां पर कंट्रोल में नहीं है, ना कोई शासक है, ना कोई कानून है। जिसके हाथ में हथियार है, वही आज की तारीख में वहां पर कानून भी है, वही आज की तारीख में शासन भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि शांति मिली कहां गजा के लोगों को? आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमास जो मूलतः एसेंशियली एक आतंकी संगठन है, और वो उसका जो आतंक परस्त जो व्यवहार है, उसका जो रवैया है, जो उसका अप्रोच है, जो उसकी थिंकिंग है, वो आज भी कायम है। और इजराइल इस बात को जानता है, अमेरिका भी इस बात को जानता है, और इसी वजह से ये जो 20 सूत्रीय गाजा का जो समझौता हुआ है, उसमें ये शर्त रखी गई है कि हमास को अपने गाजा पर शासन करने के जो मंसूबे हैं, उसको हमेशा के लिए त्यागना होगा। हमास को डिजाम करने के भी संदर्भ में अमेरिका और इजराइल ने भारी उसके ऊपर दबाव बनाया, और जाहिर है कि बंधकों की रिहाई की तो शर्त थी, जो कि हमास ने पूरी कर दी है। लेकिन जो हमास का जो मूल चरित्र है, वो इन तस्वीरों से बहुत स्पष्ट है, इन विजुअल से, कि वो अभी भी कायम है, और वो मौका मिलने पर फिर से अपने वो जो रेडिकल इस्लामिक जिहादी, जो कट्टरवादी जो उनकी जो सोच है, वो उसके आधार पर ही काम करेंगे, और वो इजराइल को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और इजराइल को जाहिर है कि हमास के इस आतंकी चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपनी जो पूरी तैयारियां हैं वो करके रखनी होगी, जो कि मेरा विश्वास है कि इजराइल अब 7 अक्टूबर 2023 उसे फिर से वो कभी नहीं उसे मिलेगा। और इजराइल की जो एजेंसीज हैं, चाहे वो मोसाद हो, चाहे वो सिनबेट हो, वो सभी हमास के ऊपर करारा और कठोर से कठोर और एक जीरो टॉलरेंस की जो नीति इजराइल की रहती है, उसके तहत वो प्रहार करेंगे। यदि हमास ने इस पूरे गाजा पीस प्लान में जरा भी इजराइल को क्षति पहुंचाने की कोशिश की, तो इजराइल अपने रिस्पांस को करने के लिए स्वतंत्र है, और ये इजराइल ने पहले स्पष्ट करके रखा है। अमेरिका ने भी ये कह रहा है कि यदि हमास ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर हमास अपने पूरे जो ऑब्लिटरेशन के लिए तैयार रहे, और इजराइल और अमेरिका उसे फिर से बख्शने वाले नहीं है। लेकिन हमास को यदि अपने बचे खुचे अस्तित्व को, जहां कहीं भी उसके अस्तित्व बचा हुआ है, उसको अगर बचा के रखना है, तो बेहतर हो कि वो इजराइल को फिर से क्षति पहुंचाने के बारे में सपने में भी न सोचे। और ये, लेकिन जो जहां तक इजराइल के गाजा के अंदर की बात है, तो गाजा के अंदर जो हमास का जो चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो अभी भी उसके जो मंसूबे हैं वो आतंकी हैं। और ये जो एग्जीक्यूशंस उसने किए हैं, इसी तरीके के एग्जीक्यूशंस के लिए हमास जाना जाता है। याह्या सिनवार, जो वहाँ का एक बहुत कुख्यात नोटोरियस, जो वहाँ का हमास का जो लीडर था, वो अपने इसी तरीके के अपने इंटरनल खुद के जो लोगों के एग्जीक्यूशंस के लिए वो बहुत ही ज्यादा उसके संदर्भ में भय रहता था। और उसने तो ये तो एग्जीक्यूशंस जो आपने दिखाए हैं, जो ब्लड विजुअल दिखाए हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जो सिनवार के द्वारा जो भी एग्जीक्यूशंस किए जाते थे, उसका लक्ष्य होता था कि गाजा के लोगों के अंदर एक ऐसा भय पैदा कर दो, एक ऐसा किसी के ऊपर जरा सा भी शक हो जाए कि ये तो किसी इजराइल का इंटेलिजेंस कर रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है। तो उसके बाद उस शख्स का जो हस्त पब्लिकली याह्या सिनवार के लीडरशिप में हमास करता था, उससे वहां के लोगों की जो रूहें हैं वो कांप जाती थी। और इस तरीके की जो इतिहास के लिए हमास जाना जाता है। हमास अपने ह्यूमन सील्ड के इस्तेमाल के लिए भी कुख्यात है। पूरे 7 अक्टूबर 2023 के हमले, जो आतंकी हमले के बाद जो इजराइल ने कार्रवाइयां शुरू की,
तो इसराइल को जो बहुत दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि ये जो हमास के आतंकी थे वो अपने ही लोगों का जो इस्तेमाल है वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर करते थे। हॉस्पिटल्स के नीचे बंकर्स बना रखे थे, स्कूल्स के नीचे बंकर्स बना रखे थे, और जाहिर है कि ऐसे में जब इसराइल का रवैया करता था और इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और अर्बन वॉरफेयर में, हालांकि इसराइल बहुत माहिर है, पूरे विश्व को वो जो है ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जब स्वयं का आया तो उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जो कोलैटरल डैमेजेस इसी वजह से बहुत ज्यादा हुए क्योंकि ये जो हमास है वो ह्यूमन शील्ड का भी इस्तेमाल कर रहा था। और ये चाहे वो नॉर्दर्न गाजा हो, सदर्न गाजा हो, हर जगह वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करते रहे। और इसराइल ने कई बार, आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल ने कई बार जो है लोगों को कहा कि आप इस स्थान से उस स्थान तक मूव कर जाइए, नॉर्दर्न से सदर्न गाजा, और इस तरीके की जो लीफलेट, जो पैम्पलेट्स वो इसराइल वहां पे भेजता था। लेकिन जब हमास को ये पता चलता था कि कुछ डेडलाइन इसराइल ने दे रखी है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दे रखी है, तो फिर वो अपने लोगों को जाने से भी रोकते थे, वो जो डेडलाइन को वो क्रॉस न कर पाए, क्योंकि यदि वो लोग वहां से मूव नहीं करेंगे तो संभव है कि इसराइल हमले न करे, और इसराइल इस तरह से वो अपने आप को जो है बचाने की कोशिश करते थे। तो ये जो बेहद कायर किस्म के भी लोग हैं, आतंकी तो है ही, दूसरों के लिए आतंक पैदा करना और अपने अंदर जो है हर तरीके की कायरता के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि हमास का जो चैलेंज है, जो खतरा है, वो अभी भी बना है और आगे भी बना रहेगा। एक बात इसराइल को और पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ये हमला किया था, जबकि ये जो हमास है 2007 से गाजा पर शासन कर रहा था। और ये हमास के बारे में एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं कि हमास ने जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज हैं उसके साथ भी अपने संबंध जो है बहुत खराब कर लिए थे। जो गाजा में इलेक्शंस हुए थे 2007 में, उस समय हमास ने, जाहिर है कि उसमें मैनिपुलेशन, फ्रॉड, रिगिंग इत्यादि करके जो अन्य जो पार्टीज थी उनको भगा दिया। वो पूरी तरीके से हमास ने अपना एक अथॉरिटेरियन जो कंट्रोल है वो गाजा पर स्थापित कर रखा था। वहां पर जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज वहां पर क्यों नहीं शासन कर रही? यदि वहां पर डेमोक्रेसी है इत्यादि इत्यादि, तो फिर उनको भी वहां होना चाहिए था, लेकिन फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज को वहां पे आने की इजाजत नहीं थी। और एक गृह युद्ध भी, गाजा में गृह युद्ध भी हुआ था। और इस बात को भी हमें समझना होगा कि जो अन्य जो वहां के संगठन है गाजा के, उन सबको परसिक्यूट कर दिया था और सभी वेस्ट बैंक में जाकर के शरण लिए हुए थे और वहीं पर जो अपना शासन करना है वो कर रहे थे। लेकिन गाजा में हमास ने अपना पूरा टोटल कंट्रोल स्थापित कर रखा था। तो ये जो संगठन है 2007 से शासन कर रहा था। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इसराइल ने अपनी पूरी कोशिश की कि हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ भी एक वर्किंग अरेंजमेंट बना करके रखा जाए, ये इस होप के साथ कि उसके अंदर कुछ बदलाव आएगा। अब उसके पास शासन आ गया है, 2007 में उसके पास सत्ता आ गई है, तो हो सकता है कि उसके आतंकी चरित्र में बदलाव आ जाए। और इजराइल इस सोच के साथ एक लंबे समय तक उसने कोऑपरेट किया। बहुत सारे गाजा के लोग इजराइल में आते थे, अपना काम धंधा करते थे, फिर चले जाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सब्सिडीज इत्यादि देता था। लेकिन उसके बावजूद भी 2007 से 2023 तक के लंबे समय के बाद भी ये हमास का आतंकी चरित्र नहीं बदला। और जब उसे मौका मिला तो उसने ये कर दिया। हालांकि उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन इरानियन जो बैकिंग थी और इजराइल को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से काटना और अब्राहम एकॉर्ड्स के साइनिंग आने के बाद इजराइल को आइसोलेट करने की जो उसकी साजिशें थी, उसके पीछे ईरान की लार्जली एक बैकिंग रही है, ये बात सच है। लेकिन हमास का जो आतंकी चरित्र है वो इंटैक्ट रहा और ऐसा लगता है कि उसने 2007 से 2023 तक सिर्फ टनल्स बनाने का ही काम किया। ज्यादातर जो काम है वो टनल बनाने का ही किया। जो टनल का जाल नहीं था वहां पे, टनल का जंजाल जिसको मैं कहता वो था। और सैकड़ों किलोमीटर टनल्स का जो उसी में गुत्था करके कैसी टनल्स बनाई। और जाहिर है कि उसकी वजह से इजराइल को लंबा समय लगा उन टनल्स को क्लियर आउट करने में। और लेकिन हमास को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। न सिर्फ इजराइल को, पूरे विश्व को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसका जो आतंकी चरित्र है अभी भी इंटैक्ट है, ये बात बहुत स्पष्ट है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जो बात संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे हैं उससे दो बातें निकलकर सामने आ गई। पहला तो ये कि अब ये वक्त आ गया है कि पूरा विश्व मिलकर एक साथ एक सुर में हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। और दूसरा ये कि जब तक गजा में हमास रहेगा, गजा में कभी भी शांति नहीं आएगी, ये तय है। आशीष बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं भी यही एग्जैक्टली यही कह रहा था कि
क्या परिस्थिति है, आप जब तक कोई वहां पर ऐसी फोर्स नहीं रखेंगे या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखेंगे जो कि हमास को हथियार डालने पर बाध्य कर सके, हमास हथियार डालने वाला नहीं है। अगर आपको निरस्त्रीकरण चाहिए हमास का, तो निरस्त्रीकरण करवाने के लिए वहां पर कोई होना चाहिए। जो काम अभी तक इजराइल की सेना कर रही थी, वो काम हमास को दबाना, हमास को मारने का, वो काम अब बंद हो गया है। तो हमास के जैसे ऊपर से अंकुश हट गया है। मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि हमको किसी भी प्रकार का इजरायली दबाव खत्म करने से पहले इस बात का यकीन करने की आवश्यकता थी, अमेरिका हो या कोई और अंतरराष्ट्रीय समुदाय हो, कि वहां पर एक बहुराष्ट्रीय सेना या कोई यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के नीचे कोई वहां पर पीस कीपिंग वहां पर ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे, तभी कहीं जाकर के आप जो दबाव इजराइल ने 2 वर्षों में बनाया था उसको खत्म करना था। अब आपने इजराइल का जो 2 वर्षों का बनाया हुआ दबाव था वो खत्म कर दिया। अब वहां पर न केवल हमास बल्कि जितने भी वहां पर इस प्रकार के संगठन हैं जो कि हमेशा से वहां पर सुप्रीमेसी के लिए काम करते रहे थे। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को ये मार रहे हैं वो राशन और जो मदद आ रही थी उसकी लूट में शामिल थे, और वो मदद को लूट करके और उसको सही लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। मेरा ये मानना है आशीष कि हमको कोई भी कदम हेस्ट में उठाने से जरूर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। ये बात मैं देवनाथ सर की मानता हूं कि वो सिर्फ अपने जिन्होंने जो जासूसी कर रहे हैं उनको मार रहे हैं, लेकिन जासूसी करने वाले को मारना इस प्रकार का पनिशमेंट देना कि सड़क पे खड़ा करके आंख बंद करके मुंह बंद करके आप उसको गोली मार दें। आपने जिस व्यक्ति ने 26/11 करके 350 लोगों को मारा, उसको सही अंजाम तक पहुंचाने में 10 वर्ष लगाए, और यहां पर इनको खुली छूट है कि मुझे शक है कि फलाने जी जो हैं इजराइल की मुखबिरी कर रहे थे, गोली मार दो। मुझे शक है कि फलाना वो उसके लिए कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार के कोई जस्टिस नहीं है। ये भले ही वो जासूस हो, भले ही उन्होंने आपका नुकसान कराया हो, ये बेसिकली लोगों को खौफ ज्यादा करने का एक तरीका है, लोगों के मन में खौफ पैदा करने का एक तरीका है। एक और स्टेटमेंट जो अभी आया है, जो फलस्तीन के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि ये बात गलत है, और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि गाजा में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इस प्रकार का कोई भी हम पीस प्रोसेस वहां शुरू करना चाहते थे, तो वहां पर सबसे पहला कदम ये होना चाहिए था कि उस पीस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए बहुराष्ट्रीय संस्था कौन सी है जो कि वहां पर आकर के इसको देखरेख में रोक करके इसको करवा सके। आज हमने क्या किया है कि हमने एक बार फिर हमास के ऊपर से लिड हटा दी है, और वो पूरी तरह से मेरे हिसाब से कुछ भी करने के लिए फ्री हो गया है। और ये परिस्थिति दोबारा वहीं के वहीं पहुंच जाएगी जहां 2 वर्ष पहले थी, और ये लोग कभी भी ठीक होने वाले नहीं है। ये बात समझनी यूके देवनाथ जी, आप जी मैं एक सवाल यूके देवनाथ जी इसी से जुड़ा हुआ ले लूं। यूके देवनाथ जी, आपको नहीं लगता कि जब तक वहां पर कोई गवर्नमेंट स्थापित ना हो जाती, तब तक या तो इजराइल की सेना को या फिर अंतर्राष्ट्रीय समूह अपनी कोई सेना वहां पर तैयार करता, एक छोटी छोटी टुकड़ियां तैयार करता, जब सब कुछ स्थायी तौर पर वहां पर हो जाता, सरकार आ जाती, वहां का लॉ एंड ऑर्डर होता, तब या तो इजराइल की सेना या वो सेना पीछे हटनी शुरू होती है। अभी क्या हुआ कि अभी हमने सेना को पीछे हटा लिया और वहां पर लोगों में भी अराजकता की एक स्थिति वहां पर पूरे उसमें बनी होगी, लोग भी उठापोह में होंगे कि अब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि शांति समझौता जो हुआ उसमें कुछ चीजें कसक रह गई है। आशीष जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नेतन्याहू वही चाहते थे जो आप बोल रहे थे। नेतन्याहू ने शुरुआती दौर में, मैं आज से 2 साल की पहले की बात कर रहा हूं, 1 साल की बात कर रहा हूं, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आईडीएफ का दबाव तभी हटाया जाएगा जब सीज फायर की कंडीशन में एक कंडीशन ये होगी कि आईडीएफ वहां पर पुलिसिंग रोल करने के लिए अगले 2 साल तक टिकी रहेगी। बाद में नेतन्याहू ने कॉम्प्रोमाइज करके ये कह दिया था अभी 3 महीने पहले कि ठीक है, आईडीएफ हमला करना बंद कर देगी, हवा से बॉम्ब गिराना बंद कर देंगे, सीज फायर कर लेंगे,
लेकिन एक शर्त ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को यानी अमेरिका को मानना पड़ेगा कि आईडीएफ वहां पर पुलिसिंग रोल करने के लिए अगले 6 महीने तक बनी रहेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामला एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था कि अमेरिका को नेतन्याहू की इस डिमांड को कैंसिल करना पड़ा। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय पीस कीपिंग फोर्स की बात है, फिलहाल एग्रीमेंट ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने 200 ट्रुप्स ऑलरेडी इजराइल में उतार दिए हैं एज ए कोर ग्रुप, क्योंकि इसका मैनेजमेंट सीड ऑपरेशंस शुरुआती एसओपी लिखेंगे। और कोर ग्रुप में जॉर्डन से 3000 ट्रुप्स, इंडोनेशिया ने वॉलंटियर किया कि 10,000 ट्रुप्स भेजेगा, मिस्र ने बोला कि 1500 ट्रुप्स भेजेगा। सबसे बड़ी बात है कि सऊदी भी पहली बार कह रहा है कि वह गाजा में पुलिसिंग वर्क करने के लिए 1000 ट्रुप्स भेजेगा। लेकिन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लूज एंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनको टाई अप कौन करेगा? यूनाइटेड नेशन करेगा? सवाल ये भी उठता है ना कि इनको लीड कौन करेगा? ये तो अलग अलग देशों की अलग अलग टुकड़ियां हैं, कोई तो होगा जो लीड करेगा। वहां सरकार चलानी है, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना है, केवल सीमा की सुरक्षा नहीं है। सीमा की सुरक्षा होती तो समझ में आता, लेकिन यहां पर पूरी चीजों को स्थिर तौर पर लाना है, ये एक बड़ी चुनौती है। यूके देवना साहब, इसमें कोई शक नहीं आशीष जी कि अभी तो पीस कीपिंग फोर्स का रोल क्या होगा वह भी तय नहीं हुआ। क्या या वहां पर सिर्फ पुलिसिंग जॉब करेंगे या हमास को डिसआर्म करेंगे? अगर इनको हमास को डिसआर्म करने का काम दे दिया जाता है फिर तो मामला बहुत ही संगीन है, फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। इन 10,000 15,000 फोर्स से काम नहीं चलेगा, 30,000 40,000 या 90,000 फौज लगानी पड़ेगी हमास को डिसआर्म कर। देखिए, इजराइल की फौज ने 2 साल तक कोशिश कर ली कि गजा में जो हमास थे उसको डिसआर्म करें, लेकिन लास्ट का जो 4.5 किलोमीटर था वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में आईडीएफ आगे नहीं बढ़ पाई। तो अगर हमास को डिसआर्म करना है तो इस इंटरनेशनल फोर्स को महज 10,000 15,000 नहीं, मेरा एस्टीमेट है 30,000 या 60,000 ट्रुप्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, हमास को क्या हम बैन कर सकते हैं? भारत सरकार जैसी हमारे देश में देख लीजिए, हमने अभी तक हमास को बैन नहीं किया, ना पहले किया था, ना पिछले 2 साल में बैन किया, ना आज की तारीख में भारत सरकार हमास को बैन कर रही है। कोई प्रपोजल ही नहीं है। आप विदेश मंत्रालय में चले जाइए, किसी भी एलडीसी यूडीसी से जो कि इजराइल डेस्क पे काम कर रहा है, बात कीजिए, वो सेक्शन ऑफिसर ही आपको बता देगा कि क्या साहब आप मजाक कर रहे हो, हमास को भारत कैसे बैन लगाएगा? सवाल ही नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बाकी दुनिया में कम से कम 57 मुस्लिम देश हैं जो कि हमास को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा देखिए, जो हमास है, हमें समझना पड़ेगा हमास को जो भी चाहिए था, गलत या सही, मेरे ख्याल से हमास की काफी सारी मांगे नाजायज मांगे भी थी, नाजायज मांगे हैं, लेकिन हमास के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो हंस के, मुस्कुरा के, बातचीत करके, सड़कों पर जुलूस निकालकर या भूख हड़ताल करके या भगवान का नाम लेते हुए क्या वो उस चीज को हासिल कर पा रहे थे इजराइल से? नहीं। इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए। दुनिया में हमेशा होता है ऐसा। भारत के हमारे आजादी के मूवमेंट को लिख लीजिए, गरम दल था, नरम दल था। नरम दल कहता था कि अंग्रेजों को बातचीत के जरिए भजन कर करके हम भारत से भगा देंगे। उन गरम दल को लगा कि नहीं, सड़क पर उतरना पड़ेगा, लाठी डंडे घूसे खाने पड़ेंगे। गरम दल था, लेकिन उससे भी आगे लोग गए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में काफियों ने हथियार उठाए, बम फेंके अंग्रेजों पर। सुभाष चंद्र बोस ने तो फाइनली डिसाइड ही किया कि हथियार के बल पर ही अंग्रेजों को घर से बाहर निकालेंगे। तो हर मूवमेंट डेवलप करता है, हमेशा शुरुआती दौर में हमेशा बातचीत होती है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं जानता हूं, मैं बाद में स्कूल में भी एडमिन में रह चुका हूं। जब भी कोई दिक्कत आती है, बातचीत से ही मामला शुरू होता है। शुरुआती दौर में ही कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन हमास ने अपने को फौजी तरीके से क्यों डेवलप किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि बातचीत से इजराइल के, देखिए अब वहां पर हम सब बात करते हैं 2 स्टेट नेशन होने चाहिए, वहां पर ओस्लो एग्रीमेंट होना चाहिए। इज़ाक रबीन ने साइन कर दिया। इज़ाक रबीन तो के प्रधानमंत्री थे,
फिर वहां पर जैसे भारत में भी गांधी जी को किसी ने शूट कर दिया, इज़राइल रबीन को भी एक एक्सट्रीम राइट विंग जूइश कार्यकर्ता ने शूट डाउन कर दिया। तो जब यूनाइटेड नेशन की बैकिंग, अगर आज की तारीख में गजा को, वेस्ट बैंक को टू नेशन की तरह से एक मान्यता दे दी जाए तो इसका समाधान निकल सकता है। यूनाइटेड नेशन भी वही बोल रहा है, यूरोप के सारे देश वही बोल रहे हैं, लेकिन क्या इजराइल मान गया? नहीं मान रहा है। तो हमास भजन कीर्तन करके तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकता ना। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है संजीव श्रीवास्तव जी, कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जिस तरीके से हमास का समर्थन किया गया, या 7 अक्टूबर 2023 का जिसका जिक्र भी यूके देवनाथ जी कह रहे थे कि जब इजराइल पर हमास ने हमला किया तो उसका सेलिब्रेशन किया गया, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर मुस्लिम, अगर हम देशों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय में तो सभी आ जाएंगे, एक झुकाव हमास की तरफ है और ये एक विचारधारा को सपोर्ट करता है, और इस विचारधारा को सपोर्ट करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि सपोर्ट करने वाले तो आईएसआईएस खुरासान को भी सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट करने वाले तो आईएसआईएस को भी कर रहे हैं, सपोर्ट करने वाले तो जैश ए मोहम्मद को भी कर रहे हैं। तो ये विचारधारा जो इस तरह की है उसका समर्थन बेहद खतरनाक है। हमास को कोई समर्थन नहीं है, और जो भी जहां कहीं भी इसको समर्थन मिल रहा है, जाहिर है कि वो सारी जो आइडियोलॉजी है, जो भी वो सोच है, वो शैतानी सोच, तो मैं कहता हूं सैटानिक जो सोच है, और ये जो सोच है वो सभ्यताओं को आपस में टकराव को बढ़ाने की जो सोच है। और हमास ने जो इजराइल पर जो हमला किया उसके पीछे, जैसा कि मैं कह रहा था, कि सोच थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की। जो अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में जो एक संवाद शुरू हुआ था, जिसमें कि इजराइल का रीजनल इंटीग्रेशन हो रहा था, एक पीस प्रोसेस चल रहा था, I2U2 जैसे इनिशिएटिव सामने आ रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव सामने आ रहे थे। यूएई ने, बहरीन ने, कुछ अन्य राष्ट्रों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी रिकॉग्नाइज करने के बारे में विचार कर रहा था। उस पूरे शांति प्रक्रिया के ऊपर जो प्रहार करने का और एक सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की जो शैतानी, फिर से मैं कहूंगा शैतानिक जो सोच है, वो उसके तहत ये जो हमला है हमास ने किया था। हमास जैसे जो आतंकी संगठन है, जो उनकी सोच है वो आसुरी है, शैतानी है। इस तरीके के संगठनों को विश्व में किसी भी स्थान पर सिर छुपाने की जगह भी नहीं मिलनी चाहिए, और इसके खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस का अप्रोच हमें रखना होगा। और आज का ये जो नया भारत है, जाहिर है कि आपने देखा 7 अक्टूबर 2023 को जब इस हमास नामक शैतानी आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया, तो उसी दिन डे 1 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्यक्तिगत जो अपना उनका जो सोशल मीडिया एक्स का अकाउंट है उसके माध्यम से इजराइल को मैसेज दिया था कि भारत इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उसकी आतंकी लड़ाई में खड़ा रहेगा। और भारत, जाहिर है कि उसका जो अप्रोच है, आज का इस नए भारत का जो अप्रोच है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस का अप्रोच है। यस, ये बात सच है, अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित फॉर्मली नहीं किया गया है, लेकिन हमास का जो चरित्र सामने आया है और 7 अक्टूबर को जो उसने अपना जो खौफनाक जो चरित्र दिखाया, उसके बाद से मेरा ऐसा मानना है कि वो दिन दूर नहीं है कि हमास भी एक आतंकी संगठन भारत भी घोषित करेगा और अन्य राष्ट्र भी उसे घोषित करेंगे, क्योंकि उसका जो आतंकी चरित्र अभी बदला नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि इजराइल ने उसको बिल्कुल पतन की जो अवस्था होती है उस हद तक पहुंचा दिया है। बचा खुचा जो उसका अस्तित्व, जैसा कि इजराइल के, मुझे याद है अच्छी तरीके से, बेंजामिन नेतन्याहू हो या इजराइल की तत्कालीन रक्षा मंत्री रहे हो, सभी ने इस बात को कहा था कि हमास को वी विल वाइप आउट हमास फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। और उन्होंने इस बात को कहा था, और ये जाहिर है कि उन्होंने बहुत हद तक करके दिखा दिया है। हमास को का जो अस्तित्व है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही उसने ये समझौता किया है। और हमास यदि जाहिर है कि नहीं मानता, तो आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का और बेंजामिन नेतन्याहू का एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट था, आपके पास बस 2-4 दिन और हैं, उसके बाद यदि आपने नहीं माना तो ऑल हेल will break loose on you and you will be totally eliminated, obliterated from your existence.
तो ये जो चीज है हमास जैसे आतंकी संगठनों के साथ डील करने का एकमात्र तरीका यही है। और देखिए, आतंकवाद को कभी भी किसी आधार पर जस्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता। आतंकवाद का जो जस्टिफिकेशन है वो किसी भी आधार पर नहीं हो सकता। आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एक होना होगा और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्य करना होगा। और जाहिर है कि जो इन आतंकियों का जो चरित्र है उसकी तुलना नरम दल से नहीं की जा सकती। और उनकी जो भावना थी, उनकी जो सोच थी, वो भारत की आजादी को कराने की थी। लेकिन ये जो मैं फिर से कहूंगा कि ये जो हमास का जो की सोच है वो सभ्यताओं के बीच में टकराव को कराने की है, धर्मों को आपस में लड़वाने की सोच है। और ये शैतानी विचारधारा है, शैतानी सोच है। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि विश्व में हमने देखा है कि अनेक जगहों पर जब ये 7 अक्टूबर का हमला हुआ तो इसके जो नैरेटिव को इस तरीके से पेश करने की कोशिश की गई कि जैसे कि ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और ज्यूज के बीच में लड़ाई होने जा रही है, ये कोई धर्म युद्ध होने जा रहा है। मैंने भी लगातार सीरीज ऑफ डिस्कशंस और डिबेट्स में मैं उसमें था और मैंने बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को तब भी कहा था और आज भी कहता हूं कि ये जो लड़ाई थी सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। इसका जो लक्ष्य है, आतंकवादी थे, आतंकवादियों को समाप्त करना ही उसका लक्ष्य था। इसका ये जो लड़ाई ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में नहीं थी। हमास और उसके जो बैकर्स हैं, जो ईरान जैसे जो बैकर्स हैं, वो यही चाहते थे कि ये जो लड़ाई है ये ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में हो जाए, ये जो लड़ाई मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में हो जाए। लेकिन इस तरीके की जो नैरेटिव है, इस तरीके की सोच है, हमने अमेरिका में भी देखा, ब्रिटेन में भी देखा, पूरे विश्व में, मिडिल ईस्ट में देखा कि ऐसे नैरेटिव को, और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है हमारे अपने देश में भी कई ऐसे राजनीतिक दल थे, उन्होंने इस तरीके की, मैंने कई स्टेटमेंट देखे कि उस तरीके के नैरेटिव को पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में कोई धर्म युद्ध होने जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं, ये धर्म युद्ध हो नहीं सकता। और इस तरीके के नैरेटिव को प्रमोट किया जाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उचित होगा। और इस तरीके का जो नैरेटिव है ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। और इसी तरीके के नैरेटिव को जो है हमास और हमास के पीछे उसके जो बैकर्स हैं वो करना चाहते थे। वो डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद शुरू हुआ था उसको तोड़ना चाहते थे। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराना चाहते थे। और ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस नहीं होगा, इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी सभ्य समाज की है। भारत भी उसमें शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। आपने देखा कि गाजा पीस प्लान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अपने बयान दिए हैं, नेसेट में जो बयान दिए या जो शर्म शेख में जो बयान दिए, उसमें उन्होंने बार-बार अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कही है। क्योंकि देखिए, मैं अंत में आपकी क्वेश्चन के जवाब में इस बात को कहूंगा कि हमास की सबसे बड़ी डिफीट और हमास के जो बैकर्स हैं, ईरान जैसे जो बैकर्स हैं, जहां कहीं भी इस तरीके के नैरेटिव को पेश करने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो बैकर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी डिफीट यही होगी कि अब्राहम अकॉर्ड्स की प्रक्रिया को फिर से जो है शुरू किया जाए। और अब्राहम अकॉर्ड्स जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, यदि वो बैक ऑन ट्रैक होती है, इजराइल को रिकॉग्निशन मिलने की अगर बातचीत शुरू होती है, तो ये हमास की जो शैतानी सोच है और उसके जो बैकर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी हार होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स को फिर से रिवाइव किया जाए। अब्राहम अकॉर्ड्स के अंतर्गत जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फिर से रिवाइव किया जाए। और इजराइल के साथ जो अरब वर्ल्ड की जो डायलॉग चल रहा था, जिसको कि मैं कहता हूं डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बीच में अब्राहम ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाहिर है कि ये तीनों के बीच में जो डायलॉग चल रहा था, यदि वो बैक ऑन ट्रैक होता है तो हमास जैसे आतंकी संगठन की जो शैतानी सोच है वो उसकी सबसे बड़ी हार होगी। ठीक है अनुज माथुर जी, यहाँ पर शवों की अदला बदली का भी आरोप जो है वो हमास पर लगा है और ये पहली बार नहीं है कि शव गलत जो है वो इजराइल के बंधकों को दिए गए हैं, जो बंधकों के शव थे। ये हमास क्या जानबूझकर करता है? क्योंकि एक बार गलती हो तो समझ में आता है, लेकिन एक ही गलती को 2 बार आप रिपीट कर रहे हैं, या बार बार इजराइल को प्रोवोक करता है, या फिर कई बार हम ये भी कहते हैं कि जख्म पर नमक डाल देना, वो काम हमास कर रहा है। आशीष, देखिए, इसमें मैं इसको किस प्रकार से देखता हूँ थोड़ा सा भिन्न है। शायद उनके ऊपर दबाव है कि 72 घंटे में उनको पूरे 28 शव वापस करने हैं और वो स्वयं उन शवों को खोज पाने में कहीं ना कहीं अक्षम नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता पड़ा, जैसा कि अभी रेड क्रॉस वालों ने कहा
कि इन शवों को ढूंढ पाना और उनको ला करके वापस कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो नंबर पूरा करने के लिए उन्होंने शायद कोशिश करी है कि एक गलत डाल दें ताकि वो 8 हो जाए, और ये भी संभव है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि हमास जो है वो कुछ भी कर सकता है। मैं संजीव जी की बात से 100% सहमत हूं। इस बारे में कई दफा हम पहले बात कर चुके हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है पीस प्लान का, ये पीस प्लान बहुत शानदार है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस प्रायोरिटाइजेशन में कुछ कहीं चूक हुई है। आपको जो दबाव उनके ऊपर मिलिटरीली था, जिस दबाव ने उनकी कॉम्बैट रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल को बहुत कम कर दिया था, उस दबाव को हटाने से पहले आपको वो जो बोर्ड ऑफ पीस और पुलिस फोर्सेस दिस दैट एंड द अदर जो बात हम कर रहे थे, उनको पहले वहां पर मौजूद करना चाहिए था, ताकि वो इस बात का यकीन कर सकें कि जो शर्तें बाकी होने वाली हैं उनको कैसे आप इंप्लीमेंट करवा पाएंगे। आज वहां पर हालत यह है कि जो दबाव था वो आपने हटा लिया है टू एन एक्सटेंट, और वहां पर बाकी सबको, न केवल हमास, बाकी सब जो इस प्रकार के छोटे मोटे गुट बने हुए हैं जिनके पास हथियार हैं और उन हथियार की वजह से कुछ भी कर सकते हैं, वो एकदम खुले हो गए हैं। और मुझे लगता है कि वहां पर इस प्रकार की इंटरनल फाइट्स में बहुत जबरदस्त इजाफा होने वाला है, क्योंकि हमास चाहेगा कि वो दोबारा पूरे इलाके के ऊपर अपना दबदबा बनाए। दबदबा कैसे? अब आप देखिए, फलस्तीन के राष्ट्रपति का मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, क्या का एक बयान आ गया है, क्योंकि इस बात को फलस्तीनी लोग भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा वहीं के वहीं आप चले जाएं। इसका एक तरीका यह है कि वहां के लोगों का जो दिमाग में इंडोक्ट्रिनेशन करके उनको ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है, वो लोग इस बात को समझें कि फिलिस्तीन का असली दुश्मन अमेरिका या इजराइल नहीं है, फिलिस्तीन का असली शत्रु हमास है। वो जब इस बात को समझेंगे, वो जब हमास को मदद करना बंद कर देंगे। ये के जो 8 असैसिनेशन हुए हैं, ये इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमास को भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि अब वहां के लोग शायद उनके खिलाफ बातचीत करें, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। इसलिए उन्होंने एक ऐसा नमूना पेश कर दिया कि यदि किसी ने प्रयास किया हमारे खिलाफ बोलने का या हमारे खिलाफ कोई बातचीत आवाज उठाने का, तो उसका यही हश्र किया जाएगा। ये एक मैसेजिंग है। इन 8 लोगों को मारना तुरंत प्रभाव से, ये क्यों है क्यों नहीं है, ये क्लियर कट मैसेजिंग है फिलिस्तीन के लोगों को। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं यूके देवनाथ सर, 1 मिनट सबके लिए है। यूके देवनाथ जी, बहुत जरूरी है इस वक्त कि इजराइल और हमास दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई हमला ना करे। अगले कुछ दिनों तक दोनों पक्षों को ईमानदारी से सीजफायर की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। जी संजीव श्रीवास्तव सर, फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो बन रही है और एक पीस बोर्ड भी बनाने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें कि अनेक विश्व के नेता हो सकते हैं, वो एक अच्छा कदम होगा। और वो जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, वो वहां पर जो भी ये जो प्लान है उसकी शर्तों को इम्प्लीमेंट कराने में अपनी पूरी बैकिंग देगा, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को और पुलिसिंग इत्यादि को भी करने में वो अपनी पूरा सपोर्ट देंगे। और ये अच्छा कदम है, और ये मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द होगा। एक बात मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि ये जो गाजा का पीस प्लान है बहुत ही सकारात्मक कदम है, और मैं मानता हूं कि अगर इस तरीके के प्लान में आगे सफलता मिलती है, तो ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन जो कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच का एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है, उसके लिए भी मार्ग को प्रशस्त करेगा। जो भी गाजा पर अथॉरिटी शासन करेगी, चाहे वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो या कोई अन्य हो, जैसे हमास तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हमास का तो उसको ये महत्वाकांक्षा त्यागनी ही होगी, हमास को का शासन हो नहीं सकता। लेकिन कोई भी जो भी करेगा, उसके साथ इजराइल का जो भी बातचीत होगी, नेगोशिएशंस होंगे, उससे एक सकारात्मक वातावरण 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए भी बनेगा। ये सच है कि इजराइल आज इजराइल भी अभी तक 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि इस बात की आशा अवश्य प्रोस्पेक्ट्स होंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन बढ़े। और मैं ये भी आशा करता हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है,
जो इसराइल के साथ अरब वर्ल्ड का जो डायलॉग चल रहा था वो भी रिस्टोर होगा, वो भी बैक ऑन ट्रैक होगा, और वो जाहिर है कि वो सबसे बड़ी सफलता होगी। ठीक है, अनुज माथुर सर, फाइनल कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं संजीव जी से पूरी तरह सहमत हूं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि जो इतना जबरदस्त शानदार प्लान बनाया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से और सही स्पिरिट में किया जाए, और जब वो हम करने में सक्षम हो जाएंगे, इसीलिए मेरा ये मानना है कि वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय फोर्सेस की बात चल रही थी और जो बोर्ड ऑफ पीस जिसके कि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप खुद होने वाले हैं और उसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, टोनी ब्लेयर पुराने, तो मेरे को लगता है कि उसका वहां पर ला करके उसको पहले एस्टेब्लिश करना और उसके बाद वहां पर शांति स्थापना करना, और किसी येन केन प्रकारेण हमास को पूरी तरह से निरस्त करना ही एकमात्र इसका सोल्यूशन होगा। और टू स्टेट सोल्यूशन, अब मुझे लगता है कि इजराइल में भी इसके बारे में बातचीत होनी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप पहले इजराइल की पार्लियामेंट में जाके इसीलिए बोले ताकि वो इजराइल के जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं उनको एक कहीं ना कहीं मैसेज दे सकें और उनको भी बता सकें कि भाई ये जो रियल सॉल्यूशन है, जो रियल पॉलिटिक है, वो ये है कि आप टू स्टेट की चीज को माने और उससे मध्य पूर्व में शांति लाने का प्रयास करें। अब्राहम अकॉर्ड्स आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं। बहुत शुक्रिया सर। आपने तीन हमारे साथ खास मेहमान थे, मेजर जनरल अनुज माथुर जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी और संजू श्रीवास्तव जी ने, तीनों ने अपनी बातें रखी। और मेरा भी ये मानना है कि जब तक हमास के हाथ में हथियार हैं, गजा में शांति नहीं आ सकती। लिहाजा जो 20 सूत्री मांग थी जिसमें यह कहा गया था कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, तो जब तक हमास जो है वो हथियार नहीं डालता, गजा में शांति नहीं आएगी। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जो पीस फोर्सेस हैं वो गजा में पहुंचे ताकि गजा में जो खून खराबा है उस पर रोक लग सके।